हेलो गुड इवनिंग सभी साथियों को भव्या जी आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर रहने वाली है। और इस सीरीज में हम राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। और ये क्लासें रेगुलरली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिला करेगी कि रेगुलरली मॉर्निंग के टाइम पे 9 बजे ये आपको रेगुलरली ये क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिला करेंगे। तो चलिए आज पहली क्लास की शुरुआत करते हैं जो कि हमारी किस पे बेस्ड है। ये हमारी स्पेशल पीवाईक्यू और एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जामों के दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आजकल जो ट्रेंड है कि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, आरपीएससी की दे रहे हो या आरएसएसबी की दे रहे हो, पीवाई के क्वेश्चंस और एमसीक्यू की वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सी ऐसी एग्जाम है जिन पे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से क्योंकि स्टूडेंट है, हालांकि मार्केट में ऐसी बहुत सी बुक है जो कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेट पूरा आपको प्रॉपरली अवेलेबल करवा देती है, लेकिन स्टूडेंट को उनको समझने में आसान रहती है कि कोई भी नया स्टूडेंट जो तैयारी करने पहली बार आ रहा है उसको समझने के लिए आसान नहीं रहती है वो चीजें कि डायरेक्ट वो क्वेश्चनों को पढ़े अगर उसको थ्योरी वाला पोर्शन भी नहीं है। तो साथ साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन भी करते चलेंगे और साथ साथ उसका कोई थ्योरिकल पोर्शन जो कि इम्पोर्टेंट है या फिर उससे और कौन सा संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो चीजें हम भी इन क्लासों में कवर करते चलेंगे जो कि स्पेशली हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर के राजस्थान सेगमेंट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा जो कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक राजस्थान का एक स्थल है और यहाँ पर पूछा है शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ का मतलब, शाब्दिक का मतलब कि इस कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। जैसे कि इंग्लिश में चूड़ियों को क्या बोलते हैं, बैंगल्स। तो बंगा से आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या मतलब है, चूड़ी कैसी है, काली चूड़ी है। और अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की, हम बात करें थोड़ी कालीबंगा सभ्यता के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह स्थित है। और जो भी सभ्यताएं हुई हैं प्राचीन समय में, जो भी सभ्यताएं हुई हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हुई हैं। और हम पूछे जाए कि कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना है कि कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जिले अगर आपसे पूछे कि कालीबंगा किस जिले में है, तो जिला है हनुमानगढ़। कौन सी नदी के किनारे है, तो यह घग्गर नदी के किनारे है। और अगर बात करें कि इसकी खोज अगर कब हुई थी, कालीबंगा की खोज कब हुई थी और किसने की थी, तो ध्यान रखना है अमलानंद घोष। इसके कालीबंगा के जो खोज करता है वो कौन है, अमलानंद बोस इसके खोज करता है। और इन्होंने अमलानंद बोस जी ने कब खोज की थी, तो 1951 से 52 के बीच में ये समय माना जाता है कि जो कि कालीबंगा सभ्यता की क्या माना जाता है, कालीबंगा सभ्यता की खोज का यह समय माना जाता है। और अगर हम बात करें कि इसके जो उत्खनन करता, उत्खनन और खोज का क्या मतलब रहता है कि उत्खनन का मतलब रहता है खुदाई किसने करी है। जो ये सभ्यता मिली है इसकी खोज तो किसने की थी, इसकी खोज तो अम्लानंद घोष ने की थी। और इसके जो उत्खनन करता है, अगर उत्खनन करता के बारे में पूछा जाए तो बीबी लाल बी के थापर। उत्खनन करता में पूछा जाए तो बीबी लाल और बी के थापर। यह कालीबंगा सभ्यता के क्या है, यह उत्खनन करता है जिन्होंने क्या किया, कालीबंगा सभ्यता में खुदाई करने का कार्य किया है। उत्खनन से सीधा सा मतलब यहाँ पे है खुदाई से संबंधित जो कार्य किया है वह किसने किया है, तो ध्यान रखना है कि बीबी लाल और बी के थापर ने कार्य किया है। और कालीबंगा, कालीबंगा भारत की, भारत की सॉरी भारत का दूसरा, कालीबंगा भारत का दूसरा उत्खनन स्थल है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी स्थल यहाँ पर भारत में मिले हैं उनमें सिंध हमारी राजस्थान की जो कालीबंगा है वह भारत का दूसरा ऐसा स्थल है, भारत का दूसरा ऐसा स्थल है जिसपे क्या किया गया है, खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया है। अब ये भारत का दूसरा स्थल है तो जाहिर सी बात है कि ये राजस्थान का प्रथम स्थल है। राजस्थान का प्रथम उत्खनन स्थल पूछा जाए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का प्रथम उत्खनन स्थल भी कालीबंगा है और भारत का दूसरा उत्खनन स्थल भी कौन सा है, वह भी कालीबंगा है। और अगर बात करें कि भारत का पहला
उत्खनन स्थल कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना है कि एक पंजाब में हमारे सभ्यता पड़ती है रोपड़। रोपड़ इसकी लोकेशन कहाँ पे है, पंजाब में। यह भारत का क्या है, प्रथम उत्खनन स्थल है। तो आपको इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़िया। दूसरा क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है कि किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। कब की थी, 1951 में। उत्खनन किसने किया था, बीबी लाल बी के थापर ने। कालीबंगा सभ्यता भारत का ऐसा कौन सा स्थल है जिसका उत्खनन हुआ है, तो दूसरा स्थल है। राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है, तो कालीबंगा प्रथम उत्खनित स्थल है। भारत का पहला वो स्थल जिसकी खुदाई करने कार्य किया गया है, तो ध्यान रखना आपको, रोपड़ पंजाब का, यह हमारे भारत का पहला स्थल है। और भारत का दूसरा स्थल कौन सा है, वह हमारा कालीबंगा, जो कि राजस्थान का प्रथम है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कि कालीबंगा सभ्यता की जब खोज हुई थी, जब खुदाई हुई थी, तो वहां पर क्या है कि चबूतरे मिले थे। अब चबूतरे किससे बने हुए हैं, तो ध्यान रखना है कि वे ईंटों से बने हुए हैं। कालीबंगा में जो चबूतरे प्राप्त हैं वे किससे बने हुए हैं, वे ईंटों से बने हुए हैं। और कैसी ईंट, तो ध्यान रखना है कि मिट्टी की ईंटों से। कि पहले के जमाने में सीमेंट तो होता नहीं था, तो मिट्टी की ईंटों से किसका निर्माण हो रहा है यहाँ पे कालीबंगा में, चबूतरे। कालीबंगा में चबूतरे प्राप्त हो रहे हैं, जो किससे निर्मित है, तो वह मिट्टी की ईंटों से वह निर्मित है। तो इसका आंसर है कि मिट्टी की ईंटों से प्राप्त चबूतरे कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। जिसकी खोज कब होती है, 1951 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की जाती है। और कौन से जिले में है, तो हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे यह हमारा कालीबंगा का स्थल है। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। सबसे पहले कि ये खजुराहो है, ये कहाँ पे है, तो खजुराहो ध्यान रखना है कि एमपी में लोकेट है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है कि रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर। रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो यह बारां जिला, हमारे राजस्थान का जो बारां जिला है उसकी रामगढ़ तहसील में, बारां के रामगढ़ में ये हमारा रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर स्थित है। और ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो यह शिव मंदिर है। ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो जो भंडदेवरा मंदिर कहा जाता है, वह कौन से भगवान को समर्पित है, तो ध्यान रखना है कि यह एक क्या है, शिव मंदिर है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो निर्माण ध्यान रखना है कि 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। 10वीं शताब्दी में किसके द्वारा, तो मलय वर्मा। 10वीं शताब्दी में किसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, तो ध्यान रखना है कि राजा मलय वर्मा जी द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि रामदेव भंडदेवरा मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, तो पंचायतन शैली में। मंदिर निर्माण की बहुत सी शैली होती है, जिसमें से भी कौन सी शैली में रामदेवरा वो रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर बना हुआ है, तो पंचायतन शैली के अंदर यह रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर बना हुआ है। तो ध्यान रखना है कि यह मंदिर कौन सी शैली का है, तो पंचायतन शैली का मंदिर है। यानी कि हम बात करें कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, रामगढ़ भद्रदेवरा मंदिर को। कौन से जिले में स्थित है, बारां जिले में। बारां जिले की कौन सी, रामगढ़ तहसील में है। किस भगवान को समर्पित यह मंदिर है, तो ध्यान रखना है कि यह एक शिव मंदिर है। कौन सी शताब्दी में इसका निर्माण होता है, तो 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। कौन करवाता है, तो राजा मलय वर्मा। और अगर पूछा जाए कि कौन से वंश है, तो ध्यान रखना है कि मेदवंशी है। मेदवंशीय राजा, उसी समय किसी समय में राजस्थान में मेदवंश का राज हुआ होगा, उस समय यह मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखना है कि कौन राजा मल्ल वर्मा द्वारा ये मंदिर का निर्माण कब करवाया जाता है, 10वीं शताब्दी में। कौन सी शैली के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, तो पंचायतन शैली के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अगला पूछा है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है। कि अकबर ने राजस्थान में एक तालाब का निर्माण करवाया था, जिस तालाब को हम किस नाम से जानते हैं, उसको शुक्र तालाब के नाम से जानते हैं। और वह किस किले में स्थित है, तो यह है नागौर। इसको ऑप्शन नंबर सी कि नागौर किले में। अगर पूछा जाए आपसे नागौर किले के बारे में जानकारी, नागौर किला, तो ध्यान रखना है कि नागौर किला नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह कौन से जिले में स्थित है, तो नागौर किला स्थित है नागौर में। तो आपको ध्यान रखना है कि 1211 ईस्वी में अजमेर का जो शासक थे वह कौन थे, सोमेश्वर चौहान। अजमेर के शासक का क्या नाम था, सोमेश्वर चौहान जी। उनके एक मंत्री या सामंत थे, उनके मंत्री एक सामंत थे जिनका नाम था कैमास। कैमास द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो ध्यान रखना है कि नागौर का किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखना है कि सोमेश्वर चौहान के मंत्री या सामंत।
सोमेश्वर चौहान के मंत्री या सामंत द्वारा, और उस सामंत का नाम क्या है, कैमास द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और अजमेर में एक दरगाह पड़ती है, जैसे कि आपको पता है कि अजमेर में एक दरगाह पड़ती है। अजमेर दरगाह के लिए एक बार अकबर कब आता है, 1570 ईस्वी में अकबर अजमेर दरगाह में जियारत करने के लिए आता है। जब अकबर 1570 ईस्वी में अकबर जियारत करने के लिए अजमेर दरगाह आता है, तो पास में पड़ता है नागौर। नागौर में वह इस किले में क्या किसका निर्माण करवा रहा है, शुक्र तालाब का। तो ध्यान रखना है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कौन सी सन का है, तो 1570 ईस्वी में अकबर निर्माण करवा रहा है किसका, शुक्र तालाब का। कहाँ पे करवा रहा है, नागौर के किले में। नागौर का किला किसने बनवाया था, सोमेश्वर चौहान के जो सामंत हैं कैमास द्वारा। कब करवाया गया था, तो 1211 ईस्वी में इस नागौर किले का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। विजय स्तंभ की जब भी बात होती है तो आपको याद क्या आता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विजय स्तंभ जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। लेकिन उससे पहले भी राजस्थान में एक विजय स्तंभ है, और वह विजय स्तंभ कहाँ पे है, वह बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर वह विजय स्तंभ है। और बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर जो ये विजय स्तंभ है वह किस राजा ने बनवाया था, तो यह समुद्रगुप्त का माना जाता है। ध्यान रखना है, जो गुप्त वंश का राजा था समुद्रगुप्त, उसके द्वारा ये माना जाता है। इस विजय स्तंभ का नाम क्या मिलता है हमें, भीमलाट। इस विजय स्तंभ को हम और किस नाम से जानते हैं, तो भीमलाट इसका दूसरा नाम है। बयाना के विजय स्तंभ को और किस नाम से जानते हैं, तो भीमलाट के नाम से भी बयाना के विजय स्तंभ को जानते हैं, जो इसका द्वितीय नाम है। और बयाना दुर्ग को भी आप पूछा जाए कि बयाना दुर्ग को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बादशाह दुर्ग भी बोलते हैं। किस दुर्ग से बोलते हैं, बादशाह दुर्ग के नाम से भी बयाना के दुर्ग को जाना जाता है। लोकेशन कहाँ पे, बयाना दुर्ग की भरतपुर में। उसके अंदर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, जो कि किसका माना जाता है, वह समुद्रगुप्त का माना जाता है। कौन से समय का माना जाता है, तो सेकंड शताब्दी, द्वितीय शताब्दी का यह विजय स्तंभ माना जाता है। जिसको एक उपनाम क्या है, एक उसको उपनाम हमें क्या देखने को मिलता है, भीमलाट उसको उपनाम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है, तो सोम, माही, जाखम। ऑप्शन नंबर डी, कि सोम, माही और जाखम तीनों मिलकर जिस स्थान पर मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं, बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि माघ महीने में यहाँ पे क्या बढ़ता है, कि मेला बढ़ता है। किसका मेला बढ़ता है, आदिवासियों का मेला, जिसको क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। जब आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी उसके अंदर हम इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आदिवासियों का कुंभ किस स्थान पर बढ़ता है, तो बेणेश्वर धाम में। कौन से महीने में बढ़ता है, तो माघ महीने में बढ़ता है, जिसको क्या बोला जाता है, माघ मेले को क्या बोला जाता है, आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ध्यान रखना है कि सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है, तो बेणेश्वर धाम तीन नदियों के संगम पर कौन कौन से, सोम, माही, जाखम। मेला कौन सा भरता है, तो आदिवासी का कुंभ, माघ मेला, जिसको क्या बोलते हैं, आदिवासी का कुंभ। और यह राजस्थान और भारत का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है। तो ध्यान रखना है कि बेणेश्वर धाम पे भरने वाला मेला राजस्थान और भारत का सबसे बड़ा क्या है, आदिवासी मेला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है। जब 1857 की क्रांति हम राजस्थान में पढ़ते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले राजस्थान की जितने भी रियासतें थी वहां के राजा क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, सहायक संधि बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि उन सभी राजाओं में सबसे पहला राजा कौन सा था जिसने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी। तो ध्यान रखना है कि 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में भरतपुर भरतपुर के शासक का नाम था महाराजा रणजीत सिंह। भरतपुर पर किसका शासन था, महाराजा रणजीत सिंह। यह अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाले राजस्थान के प्रथम राजा थे। और 1803 में कब करते हैं ये संधि, 1803 में करते हैं। और उस समय का गवर्नर जनरल का भी आपको ध्यान रखना है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली। गवर्नर जनरल भी अगर पूछा जाए कि जब भरतपुर द्वारा संधि की गई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली भारत का उस समय गवर्नर जनरल यानी कि अंग्रेज अधिकारी था। और भरतपुर में किसका शासन था, तो रणजीत सिंह का शासन था। और भरतपुर द्वारा कब संधि की जाती है, तो ध्यान रखना है कि 29 सितंबर 1803 को, 29 सितंबर 1803 ईस्वी को भरतपुर अंग्रेजों के साथ में क्या कर रहा है, सहायक संधि कर रहा है। ऐसा करने वाला यह राजस्थान की कौन सी रियासत है, प्रथम रियासत या प्रथम राज्य हम इसको बोल सकते हैं। और भरतपुर ही द्वारा अप्रैल 1805 में, ये फैक्ट में आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल 1805 में पुनः संधि की गई है। भरतपुर रियासत द्वारा क्या की गई है,
अप्रैल 1805 में पुनः संधि की गई है। यानी कि एक रियासत जो राजस्थान के जो अंग्रेजों के साथ में कितनी बार संधि कर रही है, 2 बार संधि कर रही है। पहली बार संधि यानी कि प्रथम संधि उसने कब की थी, तो प्रथम संधि उसने की थी 29 सितंबर 1803 ईस्वी को, और अप्रैल 1805 ईस्वी में वह पुनः संधि कर रही है। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखना है कि राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है, तो भरतपुर राजस्थान का ऐसा प्रथम राज्य जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। कब की थी, 29 सितंबर 1803 ईस्वी को। भरतपुर के उस समय शासक कौन थे, रणजीत सिंह। और गवर्नर जनरल की बात करें तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वेलीजली उस समय गवर्नर जनरल थे। अब हम बात करें थोड़ा कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित झील कौन सी है, तो यह कौन सी झील है, जयसमंद झील है। जयसमंद झील की अगर हम बात करें कि जयसमंद झील की लोकेशन अगर आपको पूछा जाए कि लोकेशन कहाँ पे है, तो यह राजसमंद जिले में यह झील है। और इसका जो निर्माण कार्य है, जो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखना है कि महाराणा, नाम से ही पता लग रहा है कि महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और महाराणा जयसिंह द्वारा आपसे ये भी पूछा जाए कि इसका निर्माण कब करवाया था, तो 1685 से 91 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया था। और यह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। यह भी ध्यान रखना है कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कहाँ की, राजस्थान की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील। और अगर भारत की आपसे पूछी जाए कि भारत के मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो अगर भारत के हिसाब से बात करें तो भारत के हिसाब से गोविंद वल्लभ पंत सागर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर है वो भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी मानी जाती है, जो कि कहाँ पे स्थित है, वह छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश के बीच में यह झील स्थित है, जो भारत की फर्स्ट नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जिसका नाम क्या है, जयसमंद झील है। निर्माण कौन करवा रहा है, महाराणा जयसिंह। आगे अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकता है, कि ये फिजिकल डिवीजन, राजस्थान के फिजिकल डिवीजन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि राजस्थान को कितने भागों में विभाजित कर सकते हो। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो विभाजन किया गया है भौतिक विभागों के आधार पर, ज्योग्राफिकल जो डिवाइडेशन किया गया है, वह कितने भागों में किया गया है, तो वह 4 भागों में किया गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो भाग है उसको क्या बोला गया है, जो सबसे पहला भाग है उसको बोला गया है मरुस्थल। जो सबसे पहला भाग है उसको क्या बोला गया है, मरुस्थल। और हमारे राजस्थान के बीचों बीच में जो हिस्सा बोला जाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया गया है, उसको हमने नाम दिया है अरावली, अरावली प्रदेश। और जहाँ पर खेती सबसे ज्यादा होती है, जहाँ पर खेती सबसे ज्यादा होती है उसको बोला गया है हमने मैदान। और जहाँ पर आपको पर्वत पहाड़ देखने को मिलते हैं उसको बोला गया पठारी क्षेत्र। तो 4 भाग कौन कौन से हैं कि राजस्थान को भौतिक विभाजन में कितने आधार पर बांटा जा सकता है, तो 4 भागों में। कौन कौन से हैं, मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठारी क्षेत्र। इन 4 भागों में राजस्थान का क्या किया गया है, भौतिक विभाजन किया गया है। तो राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांटा गया है, तो 4 बार बांटा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा कितने आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन किया गया है, तो ध्यान रखना है कि 4 भागों में राजस्थान का भौतिक विभाजन किया गया है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। कब किया गया है, तो 1994 में यह राजस्थान का विभाजन किया गया। और इनकी अगर बुक पूछी जाए कि अगर इनकी डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की कौन सी बुक है जिसके आधार पर आप बोल सकते हो कि राजस्थान को कितने बार कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, 4 बार, तो इनकी बुक का नाम याद रखना है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। आपको ये नाम ध्यान रखना है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जो किनकी बुक है, यह डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक है। तो आपको ये क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को वीसी मिश्रा भी एक भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने भी राजस्थान का क्या किया, भौतिक आधार पर विभाजन किया गया। अब कितने भागों में विभाजन किया गया है कि वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक क्षेत्रों में राजस्थान को विभाजित किया गया है, तो ध्यान रखना है कि वीसी मिश्रा ने 7 आधार पर राजस्थान के भौतिक विभाजन किया है। जैसे कि अभी हमने देखा था
कि प्रमुख तौर पर तो 4 भाग कौन कौन से, मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार। अब बीसी मिश्रा ने कितने भागों में विभाजित किया है, बीसी मिश्रा ने 7 भागों में इसको विभाजन किया गया। 7 भाग अगर हम देखे जाए कि बीसी मिश्रा द्वारा जो 7 भाग हैं वह कौन कौन से 7 भाग हैं, तो देखा जाए तो इन्होंने मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया। मरुस्थल को 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला तो शुष्क या फिर पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, या फिर एक मरुस्थल को दूसरा नाम इन्होंने क्या दिया है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये इन्होंने क्वालिफिकेशन किसका किया है, ये मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। प्लस जो गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट है वो पूरी तरह से नहरों का क्षेत्र है, तो इन्होंने एक प्रदेश और नया दिया है, वह है नहरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, वह नहरी क्षेत्र, जिसके अंदर स्पेशली इन्होंने कौन से जिले माने गए हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों को इन्होंने प्रमुख तौर पर शामिल किया है। इसके अलावा जो अरावली को इन्होंने एज इट इज माना है। और जैसे कि हमने अभी आपको बताया था इस मैप में कि ये पूरा जो राजस्थान का ये जो मैदानी क्षेत्र है इसको भी इन्होंने कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से इन्होंने 2 भागों में बांटा गया है इस मैदानी क्षेत्र को, तो इन्होंने बांटा गया है पश्चिमी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पश्चिमी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और एक इन्होंने दक्षिण औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश। और जो पठार वाला भाग था उसको इन्होंने क्या नाम दिया, उसको इन्होंने नाम दिया चंबल बीहड़, कि यहाँ पर ज्यादातर किसका प्रभाव है, तो चंबल नदी का प्रभाव है। एक पूरी तरह से बीहड़ वाला एरिया है यह पूरा, जो यहाँ पे पठारी क्षेत्र देख रहे हो इसका प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने क्या नाम दिया, चंबल बीहड़। इस अकॉर्डिंग प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और अगर आपको 7 के नाम भी पूछ लिया जाए, अगर आपको 3 नाम दे जाए कि नहरी क्षेत्र, पश्चिमी कृषि औद्योगिक प्रदेश, चंबल बीहड़ और दक्षिण औद्योगिक प्रदेश, यह है कि राजस्थान का भौतिक विभाजन किनके आधार पर किया गया है, तो ध्यान रखना है कि बीसी मिश्रा जी द्वारा इसका विभाजन किया गया। कितने भागों में किया गया है राजस्थान का भौतिक विभाजन बीसी मिश्रा द्वारा, तो 7 भागों में इसका विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमाओं को मध्य प्रदेश से साझा करता है, कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा बनाता है। तो जैसे कि प्रमुख तौर पर 4 भौतिक प्रदेश देखे थे, तो एमपी हमारे राजस्थान के कहाँ पे लगता है, एमपी हमारे इस जगह लगता है, यानी कि ये पूरी किससे बाउंड्री बना रहा है, राजस्थान का ये हिस्सा हमारे एमपी से बाउंड्री बना रहा है। तो हम क्वेश्चन देखें तो इसका मतलब कौन सा भाग है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश एमपी के साथ में सीमा बना रहा है, कि एमपी के साथ में ये पूरा जो एमपी के साथ में सीमा बना रहा है, इस समय कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे, पठार। तो ऑप्शन में पठारी क्षेत्र सिर्फ एक है, कौन सा है, दक्षिण पूर्वी। ये राजस्थान के दक्षिण में पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए इस क्षेत्र को दूसरा किस नाम से बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जो कि किसके साथ सीमा बना रहा है, यह मध्य प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखता है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है, कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। तो जैसे कि अभी हमने भौगोलिक डिवीजन में पढ़ा था, भौगोलिक डिवीजन में हमने देखा था कि मरुस्थल इस एरिया को बोलते हैं। मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान के पश्चिम में, पश्चिम भाग में मरुस्थल है। तो मरुस्थल का विस्तार इस दिशा में माना जाएगा, यानी कि यह कहां से चालू हो रहा है, पश्चिम से चालू हो रहा है। और किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो पूर्व की, पूर्व की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली है, दिल्ली के रायसीना हिल्स तक हमारे मरुस्थल का विस्तार है। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व तक हमारे मरुस्थल का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक हमारे मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। दूसरा है थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्य तक है, कि भारत में थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्य में है। तो देखा जाए कि अगर थार मरुस्थल के 100% एरिया की अगर हम बात करें, तो जिसके अंदर हमारे इंडिया में थार मरुस्थल का कितना भाग है, तो 85% भाग हमारे इंडिया में है। बाकी का 15% कहाँ पे है, तो बाकी का 15% हमारे पाकिस्तान में है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि थार मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल भारत में है, तो 85%। बाकी का 15% कहाँ पे है, तो वह पाकिस्तान में है। अब भारत की भी बात करें तो भारत में भी कौन से राज्यों में, कितने राज्यों में है, तो ध्यान रखना है कि 4 राज्यों में हमारे थार मरुस्थल का विस्तार है। वह 4 राज्य कौन कौन से है, कि सबसे पहले तो हमारा राजस्थान, दूसरा राजस्थान के जस्ट ऊपर हमारा पंजाब, और राजस्थान के जस्ट नीचे हमारा गुजरात।
तीन स्टेट तो ये हो गए जिनमें किसका विस्तार है, थार मरुस्थल का। जस्ट पंजाब और राजस्थान के बीच में एक और स्टेट आता है, उसको हम बोलते हैं हरियाणा। तो यह चार राज्य हैं जिनके अंदर में किसका विस्तार हो रहा है, हमारे थार मरुस्थल का, हमारे थार डेजर्ट का विस्तार है भारत के इन चार राज्यों में। जो कितना परसेंट है इंडिया में थार डेजर्ट का विस्तार, 85%। और अगर बात करें कि डेजर्ट का, थार डेजर्ट का राजस्थान में कितना परसेंट विस्तार है, तो ध्यान रखना है कि 62%। राजस्थान में कितना प्रतिशत है, 62% राजस्थान में विस्तार है किसका, थार डेजर्ट का। तो आपसे क्वेश्चन है थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत में थार मरुस्थल का कितना परसेंट विस्तार है, 85% है। राजस्थान में कितना परसेंट विस्तार है, 62% राजस्थान में विस्तार है। 15% विस्तार थार मरुस्थल का कहाँ पे है, तो 15% पाकिस्तान में। चलो और बात करें कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, कि राजस्थान में कितने जिले, कि राजस्थान का जो मैप है, कि जो ये वाला हिस्सा है राजस्थान के मैप का, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या, यहाँ के पास में कौन सा देश लग रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान का है। जो राजस्थान का है ये वाला हिस्सा है, यानी कि यहाँ के जो सीमावर्ती जिले हैं वो किसके साथ में अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। अब यह जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर इस जगह पर लोकेशन है हमारी श्रीगंगानगर। एक जिला हमारा कौन सा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, श्रीगंगानगर। इसके जस्ट नीचे है हमारा बीकानेर। बीकानेर के जस्ट नीचे हमारा कौन सा जिला आता है, जैसलमेर। जैसलमेर से जस्ट नीचे हमारा कौन सा जिला आ रहा है, बाड़मेर। यानी कि यह राजस्थान के कुल कितने जिले हो गए थे, कुल 4 जिले। और अभी जब जिलों का नया सृजन हुआ था तो फलोदी को भी इसमें ऐड कर लिया गया है, कि यहाँ पर कौन सा जिला है, फलोदी। फलोदी को भी ऐड कर लिया गया है। लेकिन अगर पुराने आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कितने जिले सीमा बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ में, तो 4 जिले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 4 जिले पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहे हैं। और जो ये पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में जो ये बाउंड्री है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का अगर हम नाम पूछे तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा के नाम से इस इंटरनेशनल बाउंड्री को मानते हैं, जो कि कितने जिलों में, राजस्थान के कितने जिलों के साथ में सीमा साझा कर रही है, तो राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और अगर आपको नवीनतम आप दिए जाए तो आपको कौन सा जिला और ऐड करना है, तो फलोदी ऐड करना है। इस इंटरनेशनल बाउंड्री का क्या नाम है, तो रेड क्लिफ रेखा इस बाउंड्री का नाम है। आगे क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, जिसकी अभी हमने चर्चा करी, उसका क्या नाम है, तो उसका रेड क्लिफ नाम से उस सीमा को जाना जाता है। जो कि कितने जिले में, पुराने आंकड़ों के अनुसार 4 और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 5 जिलों के साथ में सीमा साझा कर रही है। कौन कौन से, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जिलों में। और अगर नया जिला पूछा जाए तो वह आप फलोदी भी वहां पे ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन है, कि किसने राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली, कि ऐसा कौन सा सीएम रहा है राजस्थान का जिसने सर्वाधिक कितनी बार, 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो आपको ध्यान रखना है कि एमएल सुकाड़े, यानी कि मोहनलाल सुकाड़े जी हैं, जिन्होंने सर्वाधिक कितनी बार है, 4 बार सीएम पद की शपथ ली थी। और यह मोहनलाल सुखाड़े जी राजस्थान के वह व्यक्ति हैं जो सर्वाधिक समय तक भी ये क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक समय तक सीएम पद की शपथ किस व्यक्ति ने ली है, मोहनलाल सुखाड़े ने। कितनी बार ली है, 4 बार ली है। दूसरा है कि अशोक गहलोत जी, इन्होंने कितनी बार शपथ ली है, तो ध्यान रखना है कि अशोक गहलोत जी ने 3 बार शपथ ली है। और वसुंधरा राजे जी, जो कि हमारी राजस्थान की क्या है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। राजस्थान की प्रथम महिला सीएम अगर आपसे पूछा जाए तो वह कौन है, प्रथम महिला सीएम है हमारी वसुंधरा राजे जी, जिन्होंने कितनी बार शपथ ली है, तो इन्होंने 2 बार इन्होंने शपथ ली है। और भैरव सिंह शेखावत है, भैरव सिंह शेखावत के बारे में है कि पहले गैर कांग्रेसी सीएम इनको कहा जाता है, पहले गैर कांग्रेसी सीएम। राजस्थान के पहले अगर गैर कांग्रेसी सीएम अगर आपसे पूछा जाए तो वह कौन है, भैरव सिंह शेखावत जी हैं। और इनके बारे में फैक्ट याद रखना है कि इन्होंने भी कितनी बार शपथ ली है, 3 बार शपथ ली है। कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन है, भैरव सिंह शेखावत जी। कितनी बार इन्होंने शपथ ली है, 3 बार। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, वसुंधरा राजे जी। इन्होंने कितनी बार शपथ ली है, इन्होंने 2 बार शपथ लिया। अशोक गहलोत जी ने कितनी बार शपथ लिया, 3 बार। सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़े कितनी बार, 4 बार शपथ लिया। और राजस्थान में एक और सीएम हुए हैं, उनका नाम है हरिदेव जोशी जी, हरिदेव जोशी।
उन्होंने कितनी बार शपथ ली है सीएम की, तो इनके बारे में ध्यान रखना है कि 3 बार, उन्होंने भी 3 बार सीएम पद की शपथ ली है। यानी कि हम हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत जी की बात करें तो राजस्थान के 3 ऐसे सीएम हैं जिन्होंने सीएम पद की कितनी बार शपथ ग्रहण की है? 3 बार इन्होंने शपथ ग्रहण की है। और राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? वह वसुंधरा राजे जी रही हैं, जिन्होंने सीएम पद की कितनी बार शपथ ली है? उन्होंने 2 बार सीएम पद की शपथ ली है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? अब राजस्थान में सबसे पहले तो देखा जाए कि राजस्थान में अब तक कुल कितने उप मुख्यमंत्री हुए हैं, तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम जो उप मुख्यमंत्री बने थे, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? वही व्यक्ति राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, यानी कि कौन? टीकाराम पालीवाल जी। तो राजस्थान के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री माने जाते हैं वह कौन है? टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम भी रहे हैं टीकाराम पालीवाल जी। इनके समय में जो सीएम रहे हैं वह कौन रहे हैं? जय नारायण व्यास जी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि टीकाराम पालीवाल जी के समय में सीएम कौन रहे थे। तो आपको मैं इधर समझा देता हूँ कि यहाँ पे तो उप मुख्यमंत्री, यहाँ पर उनके क्रमांक, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री, और यहाँ पर किस मुख्यमंत्री के समय में वह उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सबसे पहले कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान में? राजस्थान में कुल 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अब अगर हम 7 की बात करें तो कौन कौन रहे हैं, तो सबसे पहले कौन रहे हैं? हमारे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जी हमारे राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो कौन? हरिशंकर बाबड़ा जी। हरिशंकर बाबड़ा जी हमारे राजस्थान के सेकंड क्या रहे हैं? डिप्टी सीएम रहे हैं। तीसरे की अगर बात करें तो कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। और अगर इनकी कमला बेनीवाल जी की बात करें तो फर्स्ट महिला डिप्टी सीएम भी राजस्थान की बोलते हैं इनको। कौन है फर्स्ट महिला डिप्टी सीएम राजस्थान की? कौन रही हैं? कमला बेनीवाल जी रही हैं। और अगर फर्स्ट महिला सीएम की बात करें तो वसुंधरा राजे जी। इनके बाद में रहे हैं बनवारी लाल बैरवा। बनवारी लाल बैरवा। पांचवें हम बात करें तो सचिन पायलट जी। और अभी जो वर्तमान में 2 हमारे डिप्टी सीएम हैं, सचिन पायलट जी। छठी बात करें प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा जी। और 7वें नंबर पर कौन है? दिया कुमारी जी। यह कुल 7 व्यक्ति हमारे क्या रहे हैं? राजस्थान के हमारे अब तक के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान में अब तक कुल कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 7 लोग हमारे राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर बात करें तो सर्वप्रथम कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल जी। दूसरे नंबर पर हरिशंकर बाबड़ा जी। तीसरे नंबर पर कमला बेनीवाल जी, जो कि राजस्थान की फर्स्ट महिला डिप्टी सीएम बनी है। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन? कमला बेनीवाल जी। चौथे नंबर पर कौन है? बनवारी लाल बैरवा जी। 5वें नंबर पर कौन है? सचिन पायलट जी। 6ठे नंबर पर प्रेमचंद बैरवा। और 7वें नंबर पर दिया कुमार जी हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही है। और अगर इनसे संबंधित सीएम की बात करें तो टीकाराम पालीवाल जी के समय में जो सीएम रहे हैं वह कौन रहे हैं? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। हरिशंकर बावड़ा जी के समय में सीएम कौन रहे हैं? भैरव सिंह जी शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। कमला बेनीवाल जी और बनवारी लाल बैरवा जी और सचिन पायलट जी, इन तीनों के समय में जो सीएम रहे हैं वह कौन रहे हैं? अशोक गहलोत। यानी कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के वह मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ में सर्वाधिक उप मुख्यमंत्रियों ने कार्य किया। कितने उप मुख्यमंत्रियों ने कार्य किया अशोक गहलोत जी के साथ में? तो 3 उप मुख्यमंत्रियों ने कार्य किया है। कौन कौन से? कमला बेनीवाल जी, बनवारी लाल बैरवा जी और सचिन पायलट। और जो वर्तमान समय में जो हमारे राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री कौन? प्रेमचंद बैरवा जी और दिया कुमारी जी। इस समय जो सीएम है वह कौन है? भजन लाल जी।
भजन लाल शर्मा जी। यह इस समय हमारे राजस्थान के वर्तमान सीएम है। और इस समय वर्तमान राजस्थान में कौन उप मुख्यमंत्री है? तो प्रेमचंद बैरवा जी और दया कुमारी जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कुल कितने उप मुख्यमंत्री हुए हैं, तो 7 राजस्थान के 7 कुल उप मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनके बारे में आप ये कर सकते हो। ये फैक्ट है जो हमारे उप मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बारे में कौन से जोड़े से मिले थे। तो आपको ध्यान रखना है, अब आपको 7 नाम याद हैं कि यह 7 व्यक्ति हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। तो सबसे पहले शिवचरण माथुर जी हमारे डिप्टी सीएम रहे ही नहीं है। कमला बेनीवाल जी बिल्कुल रही हैं। सचिन पायलट जी ये भी डिप्टी सीएम रहे। आगे और ऑप्शन देखते हैं, हीरालाल देवपुरा जी हमारे डिप्टी सीएम नहीं रहे। बनवारीलाल वैरवा जी रहे। घनश्याम तिवाड़ी जी हमारे डिप्टी सीएम नहीं रहे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी कौन सा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट जी हमारे राजस्थान के क्या रहे हैं? डिप्टी सीएम रहे हैं। और किसके शासनकाल में डिप्टी सीएम रहे हैं? तो ध्यान रखना है कि अशोक गहलोत। और कमला बेनीवाल जी जो हमारे राजस्थान की क्या है, प्रथम महिला डिप्टी सीएम है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? कि वह पहले क्या थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में वह किसी दूसरे के मंत्रिमंडल में क्या बने? उप मुख्यमंत्री बने। ऐसे व्यक्ति राजस्थान में कौन है? तो ध्यान रखना है कि टीकाराम पालीवाल जी। इनको क्या बोलते हैं? ये राजस्थान के पहले जब सीएम बने थे, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? हमारे टीकाराम पालीवाल जी। उसके बाद में इनको हटाकर सीएम कौन बनते हैं? जयनारायण व्यास जी इनको हटाकर सीएम बनते हैं। और टीकाराम पालीवाल जी को अपने मंत्रिमंडल में क्या बनाते हैं? अपने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। यानी कि टीकाराम पालीवाल जी राजस्थान के वह व्यक्ति हैं जो पहले तो क्या थे? पहले तो वह सीएम थे, उसके बाद में वह क्या बने? उप मुख्यमंत्री बने। क्या प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा कोई सीन है? बिल्कुल है। अगर आप महाराष्ट्र की सियासत को थोड़ी भी जानते हो या आप उनको थोड़ा भी पता हो, तो पहले वहां पे सीएम रहते हैं कौन? देवेंद्र फडणवीस जी। उसके बाद में वह एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में क्या उप मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद में सीएम कौन बनते हैं वापस? देवेंद्र फडणवीस। और वापस एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, वह बाद में क्या बनते हैं? अभी वर्तमान समय में वह वहां के डिप्टी सीएम बनते हैं। तो सेम एग्जांपल ये वही है राजस्थान का कि टीकाराम पालीवाल जी क्या थे? पहले सीएम, उसके बाद में जयनारायण व्यास जी के मंत्रिमंडल में किस पोस्ट पर काम किया उन्होंने? डिप्टी सीएम के पद पर। तो राजस्थान के वह व्यक्ति कौन है? तो टीकाराम पालीवाल जी, जो कि पहले तो क्या रहे थे? मुख्यमंत्री, बाद में क्या बने हुए? उप मुख्यमंत्री। उसके अलावा निम्न में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना है कि प्रेमचंद बैरवा जी को कब नियुक्त किया गया है? दिसंबर 2023 में इनको क्या बनाया गया है? उप मुख्यमंत्री। दिसंबर 2023 में इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। किनको? प्रेमचंद बैरवा जी को। और इनके साथ में एक और उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वह कौन है? दिया कुमारी जी। एक साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कौन? प्रेमचंद बैरवा जी और दिया कुमारी जी। कब बनाए गए थे? तो दिसंबर 2023 में इनको नियुक्त किया गया था उप मुख्यमंत्री पद पर। और उसी समय हमारे सीएम कौन है? भजन लाल जी, जिनको भी कब नियुक्त किया गया था? तो भजन लाल जी को भी दिसंबर 2023 में नियुक्त किया गया था। और डिप्टी सीएम की बात करें तो एक तो हमारे प्रेमचंद बैरवा जी और दूसरी दिया कुमारी जी को हमारा उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री? हमने अभी बात की थी कमला बेनीवाल जी के बारे में। और कमला बेनीवाल जी के बारे में ये भी फैक्ट ध्यान रखना है कि यह है गुजरात की राज्यपाल। गुजरात की भी राज्यपाल रही हैं। और कमला बेनीवाल जी का भी हाल ही में कोविड से बाद में, शायद कोविड के समय में उनका निधन हुआ है। कमला बेनीवाल जी का, जो गुजरात की राज्यपाल भी रही हैं और राजस्थान की फर्स्ट महिला उप मुख्यमंत्री। ये भी ध्यान रखना है, फर्स्ट महिला डिप्टी सीएम कौन रही हैं? कमला बेनीवाल जी। और अगर हम दिया कुमारी जी की बात करें तो ये राजस्थान की सेकंड महिला डिप्टी सीएम है। कौन है? हमारी दिया कुमारी जी, जो अभी प्रेजेंट समय में राजस्थान की क्या है? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री। साथ में ये भी आपको याद रखना है कि यह राजस्थान में और कौन सा मंत्रालय संभालती है? तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री भी हमारे राजस्थान के समय वर्तमान समय में कौन है? तो दिया कुमारी जी हमारे राजस्थान के समय वित्त मंत्री हैं। कल हम बात करें कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र। मैंने अभी आपको थोड़े पीछे स्लाइड में बताया था कि राजस्थान की फर्स्ट महिला सीएम कौन है? वसुंधरा राजे जी। वह कहां से चुनाव लड़ती है? क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के जो फर्स्ट महिला सीएम है कौन? वसुंधरा राजे।
वह कहाँ से चुनाव लड़ती हैं या उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इनका निर्वाचन क्षेत्र है वह झालावाड़ में एक तहसील है, झालावाड़ की एक विधानसभा है, कौन सी, उसका नाम क्या है, झालरापाटन। जिसको आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि झालरापाटन जिसको क्या बोला जाता है, घंटियों का शहर। झालरापाटन को क्या कहा जाता है, घंटियों का शहर, क्योंकि इसका नाम ही झालरा, झालरा यानी कि क्या होता है, घंटी। और इसका नाम झालरापाटन क्यों है, क्योंकि झालरापाटन इतने मंदिर है कि वहां पे सुबह शाम दोपहर किसकी आवाज सुनाई देती है, झालरों की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, घंटियों का शहर। किससे कहते हैं, झालरापाटन को। और यह हमारे राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है कौन, वसुंधरा राजे जी, उनका क्या है, निर्वाचन क्षेत्र। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि झालरापाटन से वसुंधरा राजे जो चुनाव लड़ती हैं, वहां से वह विधायक चुनकर आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें कि खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था। सुल्तान उस समय दिल्ली सल्तनत में। तो आपको ध्यान याद रखना है कि 1517 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है हमारा, खातौली, खातौली युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है, तो राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, जो कि उस समय कहाँ का सुल्तान था, कौन सा सुल्तान था, किस रियासत का सुल्तान था, तो इब्राहिम लोदी उस समय किसका सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान था। इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है, खातौली का युद्ध होता है। कौन सा में, 1517 ईस्वी में। इसमें राणा सांगा किसको पराजित करता है, इब्राहिम लोदी को। यानी कि इस युद्ध में कौन जीतता है, तो ध्यान रखना है कि इस युद्ध में राणा सांगा जी जीतते हैं। तो क्वेश्चन है कि खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा किसे पराजित करता है, तो ध्यान रखना है इब्राहिम लोदी, जो कहाँ का शासक है, वह दिल्ली का शासक है। आगे चलता है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है। कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री, अभी मुख्यमंत्री के बारे में हमने थोड़े फैक्ट की बात करी कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जिसने सर्वाधिक बार शपथ ली, कौन, मोहनलाल सुखाड़ी जी, कितनी बार शपथ ली, 4 बार। अब दूसरा फैक्ट है कि राजस्थान राज्य के वह मुख्यमंत्री के बारे में बताइए जिनका सबसे कम समय यानी कि सबसे कम दिन जिन्होंने काम किया मुख्यमंत्री के पद पर। तो उनका नाम है हीरालाल देवपुरा जी, जिन्होंने मात्र कितने दिन, 16 दिन, 16 दिन के लिए ये है क्या रहे हैं, राजस्थान के सीएम रहे हैं। और अगर थोड़ी इनसे बात की जाए कि ये जो आपको 4 नाम दिख रहे हैं, ये चारों व्यक्ति राजस्थान के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। और उन चारों से जुड़े अलग अलग फैक्ट है। अगर हम जगन्नाथ पांड्या जी की बात करें तो यह प्रथम एससी सीएम यानी कि एससी समाज के जो सीएम रहे हैं वह कौन है, अनुसूचित जाति के जो प्रथम सीएम राजस्थान के कौन रहे हैं, जगन्नाथ पांड्या जी। हरिदेव जोशी जी हैं, इन्होंने कितनी बार शपथ ली है, इन्होंने 3 बार शपथ ली है। और बरकतुल्ला खान यह क्या है, प्रथम मुस्लिम सीएम राजस्थान के। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम कैटेगरी में कौन सीएम रहे हैं, तो बरकतुल्ला खान जी राजस्थान के प्रथम मुस्लिम सीएम रहे हैं। और हीरालाल देवपुरा जी जिनका सबसे कम अवधि का शासनकाल रहा है, कितने दिन, मात्र 16 दिन इनका शासनकाल रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल के, राजस्थान राज्य भारत के कितने प्रतिशत हिस्से में आता है। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वह 3,42,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान राज्य का क्या है, कुल क्षेत्रफल है। और यह जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है इसको। और यह सबसे बड़ा राज्य कब बनता है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 नवंबर 2000 को यह राजस्थान का, सॉरी, भारत का क्या बनता है, सबसे बड़ा राज्य बनता है। तो अभी हमने चर्चा करी इन 25 क्वेश्चनों के, जो कि क्या है, पीवाईक्यू से रिलेटेड है। इनसे जुड़े और भी जो भी अदर संभावित फैक्ट है उनके बारे में भी हमने चर्चा करी। तो आज की क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, जुड़ते रहिए इन पीवाईक्यू सीरीज, पीवाईक्यू क्लास के लिए लगातार हमारे इससे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट क्लास।